हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कर क्या रहा हूँ, है ना? तो मैं आपको बता दूं 14 फरवरी को मैंने अपना न्यू बैच लॉन्च किया था, ठीक है? जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं पर डे 10 क्वेश्चंस, मिनिमम 10 क्वेश्चन या उससे ज्यादा ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो कल जो हमारी 15 अगस्त को क्लास हुई थी, आपको टाइमिंग याद रखेंगे, 15 अगस्त से हमारी बैच स्टार्ट हुई थी। और वो शाम में, वो किसमें, शाम में कितने बजे? शाम में 6 PM पर, मतलब शाम में मेरी बैच स्टार्ट हुई थी, ठीक है? शाम को पर डे 6 बजे आपके पास एक वीडियो आएगी, ठीक है? मैं लाइव वगैरह पढ़ाना यकीन नहीं करता, क्योंकि लाइव वगैरह में टाइम ज्यादा लगता है, मैं आपको ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, ठीक है? बस आपको मैं अपना कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, मैं अपना अप्रोच बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? आपके एग्जाम में जब आप 10th के एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपके एग्जाम पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ठीक है? जिसमें से आपको 50 करने होते हैं, ठीक है? जिसमें से आपको कितने करने होते हैं? 50 करने होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है? तो मैं आपको वो अप्रोच बताना चाहता हूँ जिससे कि आप ये 50 क्वेश्चन विद इन सेकंड कर पाओ, है ना? बहुत इजीली तरीके से विद इन मिनट कर पाओ, है ना? सेकंड बहुत कम हो जाएंगे, तो विद इन मिनट कर पाओ, 5 से 10 मिनट में आप 50 क्वेश्चन डील कर पाओ, मैं वो आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं इस वीडियो को यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को रोकना है, आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, समझ में ना आए उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। लास्ट में आप जरूर बताओगे कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है? आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करेंगे। और मैं यूनिक अप्रोच बताऊंगा, ठीक है? आपको जो हमने पिछली क्लास बताया, आपको मैं बता दूं कि आप अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो डे 1 से अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना? पर ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन से फॉलो करते हो तो दिक्कत आएगी, है ना? क्योंकि मेरा अप्रोच थोड़ा अलग सा है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, ठीक है? तो हम मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? पहले मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ, ठीक है? 144 अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं पहले, ठीक है? 144, ठीक है? कैसे ऐसे करते हो? ऐसे करोगे, ठीक है मेरे भाई? तो देखो किससे लगाओगे? 2 से लगाओगे, है ना? 2 सत्ता 14, 2 दूनी 4, है ना? फिर 2 से लगाओगे, 36 बार में चला जाएगा, है कि नहीं? फिर 2 से लगाओगे, 18 बार में जाएगा, है कि नहीं? फिर 2 से लगाओगे, 9 बार में जाएगा, फिर 3 से लगाओगे, 3 बार में जाएगा, ठीक है? अब तो नहीं, अगर मैंने 3 से लगा दो तो 1 बार में जाएगा, है कि नहीं? तो आप 144 को कैसे लिख सकते हो मेरे दोस्त? आप ऐसे लिखोगे कि सर 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 4 बार है, तो हम कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3 और 4, ठीक है? 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिख देंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रही है हमारी बातें? ठीक है? अब मैं आगे बताता हूँ हम क्या करते हैं। हम करेंगे कि 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो हम ऐसे लिखते हैं 2 का पावर 4। 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो हम ऐसे 3 का पावर 2 लिख दिए। यही मेरा अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है मेरे भाई? तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 का कितना घात है? 2 का कितना घात है? देखो, तो 2 के पावर में कितना है? 4 है, तो क्या हो जाएगा? मेरा सी इज द राइट आंसर, ठीक है? अब मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ आपको, ठीक है? देखो, 144 जो है इसको स्पीड में तोड़ना है आपको, ठीक है? अगर मैं बता दूं तो आप मिनिमम 1 टू 30, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आप याद रखें, ठीक है? तो 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब 12 × 12, तो इसको दिमाग में रखोगे, 12 × 12। 12 को आप क्या लिख सकते हो? 4 × 3 12 होता है, तो 4 को क्या लिखते हैं? 2 का पावर 2, है ना? और 3 का पावर 1। इस 12 को हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, यही लिखेंगे ना? अब देखो 2 कितनी बार हो गया? यहाँ पे 2 बार हो गया और यहाँ पे 2 बार हो गया, 2 2 4, सीधा राइट आंसर। इतना काम करने का आपको जरूरत है नहीं मेरे भाई, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? अगला मेरा क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मौसम मतलब एचसीएफ गुना AB का लॉस ऑफ मतलब एलसीएम निम्न में से क्या होगा? तो आप याद करो, मैं बताया था दो संख्या का गुणनफल, अगर पहला संख्या A है और दूसरा संख्या B है, अगर उसको गुना करते हो तो क्या आता है? आता है आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्या का एलसीएम दे रखा है आपको, ए बी के लिए ए बी का एचसीएफ और ए बी का एलसीएम निम्नलिखित किसके बराबर होगा? तो दोनों का जो गुना किसके बराबर होता है मेरे भाई? दोनों का गुना ए इंटू बी के बराबर होता है, मतलब दोनों संख्या के गुणनफल, दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए बी कहाँ पे है? सी है, सी इज द राइट आंसर। मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका था, ठीक है? तो सब बार बार मैं लिख के नहीं ला सकता, है ना? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अप्रोच आपको सही लग रहे होंगे, बस आपको तसल्ली से बातें सुननी है और इसी अप्रोच को आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में मतलब लगाने, है ना? ताकि आप एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसौ क्या होगा? फिर आपको आएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो हम आगे आपके लिए स्लाइड लाए हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैं समझाऊंगा। तो ठीक है मेरे भाई, सुनो। अभाज्य संख्या मैं अभी नाम के लिए बता दूं, जो संख्या एक और खुद से करते हैं, है ना? जो संख्या एक से करते हैं और स्वयं से करते हैं, जो संख्या एक से और स्वयं से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है?
एक और स्वयं से कटेंगे हम उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर याद रखोगे आप, पहले याद रखना है इसे, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, तो उसका एचसीएफ जो होता है मेरे भाई हमेशा एक होता है। क्या होता है, एक होता है। आप नहीं मानोगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पहले। ठीक है, दो कोई भी अभाज्य संख्या लो, आपको पता होगा दो, दो क्या है अभाज्य संख्या और तीन क्या है अभाज्य संख्या। आपको सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल के देखो, दो ऐसे करके ऐसे निकालते हो ना, दो एकान दो, फिर एक बचा, फिर ऐसे करते हो, ये वाला दो इसमें डाल देते हो, है ना। एक को जब दो बार पढ़ोगे तो दो आएगा, जैसे कट गया, यहाँ जैसे ही पूरा कट जाता है शेष जीरो आ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। आपने देख लिया, आप और सारा एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, आपका एचसीएफ हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम बताएं वो ध्यान देंगे। दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, दो होता है। मैं समझा दूं, दो लगातार सम संख्या ले लो, चार सम संख्या और छह सम संख्या, दोनों को ले लिया, एचसीएफ निकालते हैं हम। दो चार एकान चार, फिर दो बचा, फिर चार डालोगे इसमें, दो दुना चार, कट गया है ना, जैसे कट गया यही मेरा क्या है एचसीएफ। देखो दो आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा बात सही है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम, मतलब मौसम होता है एचसीएफ एक होता है। दो लगातार विषम संख्या ले लो, तीन, और अगला विषम संख्या क्या है, पांच। इसका एचसीएफ निकाल के देखते हैं। एक को तीन बार पढ़ेंगे तीन, दो बचा, फिर इसमें हम तीन डालते हैं, यही डालते हैं ना हम। एक को हम एक बार पढ़ेंगे तो दो, फिर एक बचा, फिर एक यहाँ पे हम दो डाल देंगे। एक को हम दो बार पढ़ेंगे तो दो, कट हो गया, यही मेरा क्या हो गया, ये मेरा एचसीएफ हो गया। यही मेरा क्या हो गया मेरे भाई, एचसीएफ, यही मेरा एचसीएफ हो गया। तो अब देख लियो, हम जो बता रहे हैं आपको वो सही प्रूफ होते जा रहे हैं। ठीक है ना, दो लगातार प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ जो होता है वो एक होता है। वो मैं समझा देता हूँ, दो लगातार प्राकृतिक संख्या हम दे देते हैं, दो और तीन लगातार है ना, प्राकृतिक है ना, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, हम आपको पीछे भी बता चुके थे पिछली क्लास में। दो और तीन हम ले लिया, ठीक है ना। एक को जब हम दो को हम एक बार पढ़ेंगे तो दो आएगा, एक बचा, फिर इस दो को हम इसमें लिखते हैं, एचसीएफ सीख रहे हो ना आप। एक को जैसे ही दो बार पढ़े तो पूरा जैसे ही कट तो आ गया, यही मेरा क्या हो जाता है, एचसीएफ। देखो एक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी बात मेरा प्रूफ हो गया। दो लगातार अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा, एक हमने आपको बता दिया। ठीक है, एलसीएम जो है पी इंटू क्यू क्यों होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, आप खुद बताओ, जब आप कभी एलसीएम निकालते हो, जैसे मान लिया जाए आपको हमने कहा दो और तीन का एलसीएम निकालो, जैसे आप किसी किसी भी खाद से नहीं लगता, किसी भी पहाड़ा में दो और तीन नहीं आता, तो क्या करते हो आप? इस दो और तीन को क्या करते हो, गुना कर लेते हो। क्यों गुना करते हो? क्योंकि आपको पता है ये दो मेरे भाई क्या है, ये मेरा अभाज्य संख्या है, और तीन भी क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी दोनों को गुना कर लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है। अगर अगर दो क्या है, मान लिया जाए एक संख्या पी है और एक संख्या क्या है मेरे भाई, क्यू है। अगर ये अभाज्य है, अगर ये अभाज्य है तो इसका एलसीएम क्या होगा, पी इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 18 और 72 का मौसा ज्ञात करना। मौसा मतलब एच सी एफ आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको जो पिछली बार मैं तरीका बताया था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो एचसीएफ आपको आता है, 18 से 72 में दोगे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मैं समझाता हूँ पहले आपको बात। एचसीएफ किसे कहते हैं, तो एचसीएफ होता है वह सबसे वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो क्या करती है, संख्या को काट देती है। संख्या को क्या करती है मेरे भाई, काट देती है, काट देती है। संख्या क्या करती है, काट देती है। अब देखो बड़ा होना चाहिए, देखो 18 से भागा दो तो ये भी कट रहे हैं, 18 से भागा दो तो ये भी कट रहे हैं, तो ये आंसर मेरा हो सकता है। अब 72 को चेक करते हैं, 72 से इसमें भागा दो 18 में नहीं कटेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 9 से भागा देके देखते हैं, 9 से 18 कट रहा है, 9 से 72 मेरा कट रहा है, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है ना। अब 2 से भागा देके देखते हैं, 18 भी कटता है, 2 से भागा दोगे तो 72 भी कटेगा। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन एचसीएफ हम कहते किसे हैं, आपको हम कल भी बताए थे, अब आज हम फिर से बता देते हैं। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर, फैक्टर हमने आपको इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो दोनों में है, या दो है या तीन है, जो भी जितने अक्षर का मतलब एचसीएफ निकालना है, उस जो दोनों में है या तीनों में है उसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। का हिंदी क्या होता है मेरा भाई, गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड हम आपको बता ये है। गुणनखंड किसे कहते हैं, संख्या, संख्या जिस संख्या जिस जिस से क्या हो, कटे, संख्या जिस जिससे कटे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हम कहें चार का गुणनखंड बताओ, क्या कहोगे, एक, फिर दो, फिर तीन। चार के पहाड़ा में तो यही आता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं आठ का बता दूं, तो आप क्या कहोगे, एक से कटते हैं सर, दो से कटते हैं, चार से कटते हैं और आठ से कटते हैं। इसके कितने गुणनखंड हो गए, चार गुणनखंड हो गए। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ में गए होंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 18 सबसे बड़ा है, तो मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मेरा अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगला मेरा, एक मिनट मेरे दोस्त रुकेंगे, है ना। पांच हो गए, अगला मेरा क्वेश्चन ये है ना? चौथा मेरा क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड दो का घात क्या होगा, मैं आपको स्पीड में बताऊंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पिछले जो हमने बेसिक बताया था वहां पे उससे सीखोगे, फिर वही बेसिक यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, 156 तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, 14 का स्क्वायर जो होता है, मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 156। तो 14 को हम कैसे लिखते हैं, स्पीड में देखोगे, 14 स्क्वायर का मतलब है 14 इंटू 14, है ना। 14 को फिर कैसे लिखोगे, 2 इंटू 7, इस 14 क्या लिखोगे, 2 इंटू 7। देखो दो कितनी बार है, दो बार, तो इसका मतलब 2 का पावर 2। तो आपसे क्या पूछा, 2 का घात बताओ, क्योंकि यही तो घात है 2। इज द राइट आंसर।
इससे आसान अप्रोच नहीं होगा मेरे भाई, इसीलिए आप इसे फॉलो करो प्रॉपर, ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा, एक भी कॉन्सेप्ट आपके नहीं छूटेंगे, आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाओगे, ये हमारी गारंटी है। हमारा जो अप्रोच है, आप मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट में आप अपने एग्जाम के 50 क्वेश्चंस इजीली कर लोगे, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहो, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मौसो मौसो मतलब एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ मतलब ये जो दोनों संख्या है, इसका एचसीएफ गुना इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बट्टे में ए बी किसके बराबर होगा। तो मैं आपको बता दूं, दो संख्या है तो आपको याद होगा, दो संख्या का सर गुणनफल क्या होता था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता था ना। अब देखो, अब इस साइड यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों एक साथ लिखा है, और ये जो है नीचे में क्या लिखा है, ए बी लिखा है। ए बी कैसा है वो बताता हूँ मैं। ए बी यहाँ पे क्या है, गुना में है, तो इसको हम इधर जैसे करेंगे, किसमें आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। ऊपर में हम यही मतलब लिखे रह दिए, और ए बी को हम नीचे कर दिए। अब तो इस साइड तो कुछ बचा नहीं, तो इस साइड कुछ नहीं बचा, तो ए बचा है कि नहीं, सॉरी एक बचा है ना। क्या होगा, किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है ना, अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुकेंगे मेरे दोस्त, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाएंगे, है ना, एक मिनट, प्लीज वेट, है ना। अगला मेरा क्वेश्चन है, जो वो क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला छठा मेरा क्वेश्चन क्या है, दो, है ना, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह आभास संख्या, सह आभास संख्या किसको कहते हैं वो ध्यान देंगे। सह आभास संख्या कहते हैं जिन दो संख्या का एचसीएफ कितना हो, अगर एचसीएफ एक हो गया, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे हम कहते हैं सह आभास संख्या, को प्राइम नंबर। यहाँ पे हमने लिख दिया, आप इसे याद कर लोगे, जो जरूरत की लायक है उसे नोट करोगे, ठीक है मेरे भाई। अब एचसीएफ निकालते हो तो देखो आप किस तरीके से एचसीएफ निकालते हो, 14 से 35 में दो, 18 से 25 में दो, 13 से 52 में दो, 21 से 84 में दो, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको दूसरा अप्रोच समझाऊं, ठीक है। अब देखो, ये जो है जैसे ही 14 और 35 में निकालोगे, तो क्या बताओ, 14 और 35 किस पहाड़ा में पढ़ते हो, बोलोगे सर एक के पहाड़ा में 34 भी आता है, 14 भी आता है और 35 भी आता है, और 7 के पहाड़ा में 14 भी आता है, 35 भी आता है। तो इसका एचसीएफ मेरे भाई कितना हो गया, इसका एचसीएफ बड़ा वाला होता है ना, तो 7 मिला, इसका एचसीएफ हो गया, इसका देखो 13 और 52 13 के पहाड़ा में आता है ना। तो क्या बोलोगे सर, 13 और 52 एक के भी पहाड़ा में आता है, 13 के भी पहाड़ा में आता है कि नहीं आता, मतलब 1 और 13 इसका गुणनखंड हुआ है कि नहीं। बड़ा वाला जो गुणनखंड होता है वही मेरा क्या होता है मेरे भाई, एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 13, 21 और 84 है ना, 21 चौका 84 होता है ना। तो इसका एचसीएफ जो होगा मैं बताता हूँ, पहले 21 का जब गुणनखंड करोगे तो एक से भी कटेंगे, 84 एक से भी कटेंगे, ठीक है। और जो है 21 से भी कटेंगे, और ये भी 21 से कटेंगे, मिनिमम बता रहा हूँ, और एक्स्ट्रा 3 से भी कटेंगे, बहुत से कटेंगे, ठीक है मेरे भाई। मैं अब बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो होंगे, मतलब सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, वही मेरा एचसीएफ होता है ना, सबसे बड़ा गुणनखंड वाला, ठीक है। तो 21 और 84 में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, इसका 21 होगा, ठीक है, क्योंकि 21 से ये भी कटा, 21 से ये भी कटा, इसका एचसीएफ क्या होगा, एससी 21 हो जाएगा। मान ले कौन सा बच गया, बी बच गया, तो बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अरे मेरे दोस्त, इससे आसान तरीका आप नहीं सीखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव, आज तक आपने जो पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव को आपने ऑब्जेक्टिव नजर से नहीं देखा था, ठीक है। अब आप देख रहे हो, इसीलिए आपको ये आसान लगेंगे, ठीक है। बस इसे प्रैक्टिस करनी है, आप यकीन मानो मेरा, बहुत अच्छे नंबर लाओगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या हम किसे कहते हैं मेरे दोस्त, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं, ठीक है। लिखा है यहाँ पे, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा यौगिक संख्या क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। लिखा निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या। अब मैं एक बार आपको क्या समझाता हूँ, कुछ बातें समझाता हूँ, ध्यान दो, ठीक है। आप बताओ, एक जो है, एक किससे कटता है, एक से कटता है। दो बताओ, दो एक के पारा में आता है, दो का पारा में आता है, ठीक है। तीन किसके पारा में आता है सर, एक और तीन के पारा में। चार किसके पारा में आता है, एक दो और चार के पारा में। पांच एक के पारा में आता है, पांच के पारा में आता है। छह एक के पारा में आता है, एक के पारा में आता है, दो के पारा में आता है, तीन के पारा में आता है, चार का पारा। आपने क्या देखा सर, एक का केवल एक गुणनखंड है, दो का दो है, तीन का भी दो है, चार का कितना है, तीन है, पांच का कितना है, दो है, और छह का कितना है, चार है। तो आपने तीन कंडीशन देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं ओनली वन फैक्टर, मतलब केवल और केवल एक गुणनखंड, है ना। हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली टू एग्जैक्टली टू फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर, ठीक है, मतलब केवल और केवल दो गुणनखंड, ठीक है। और पढ़ रहे हैं हम दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक क्या, गुणनखंड, ठीक है। अगर मान लिया जाए एग्जैक्टली दो हुआ, अगर दो ही गुणनखंड हुए, मतलब दो ही गुणनखंड, मतलब एक, कोई भी संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे, तो इसका मतलब वो उसका दो गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं मेरे भाई, अभाज्य
अभाज्य संख्या। और जो संख्या जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, और ऑप्शन चेक करो। 11 किससे करते हैं सर? 1 से करते हैं और 11 से करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। 21 किससे करते हैं सर? 1 के पहाड़ा में आता है सर, 3 के पहाड़ा में आता है सर, 7 के पहाड़ा में आता है सर, 21 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? तो इसका मतलब इसका 1 से अधिक गुणनखंड है ना, इसका मतलब ये मेरा क्या है? भाज्य संख्या। ये मेरा नहीं हो सकता है, ये मेरा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 31 किससे करता है? 1 के पारा में आता है और 31 के पारा में आता है। 41 किसके पारा में आता है? 1 के पारा में आता है और 41 के पारा में आता है। तो ये दो, ये और ये क्या? ये तीनों, ये तीनों मेरा क्या है? ये मेरा जो है अभाज्य संख्या। क्या है मेरे भाई? अभाज्य संख्या। और एक जो मेरा क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, पॉज करके आप पहले इसका सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, और कमेंट करके लास्ट में जरूर बताओगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, मेरा तरीका कैसा लग रहा है ना? इससे पहले आज तक आपने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया था या नहीं किया था? ठीक है, अब हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसम मतलब एचसीएफ 27 है और लॉस मतलब एलसीएम 62 है ना? यदि इसमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, आपको पता है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ यही होता है। आप बताओ मौसम मतलब एचसीएफ आपको दे रखा है 27, एलसीएम आपको दे रखा है 162। आपसे क्या कह रहा है? एक संख्या 52 है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता, यही ना? नहीं पता। अब मेरा भाई मेरे बात सुनो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, हम इस पे क्या करते हैं, आप यहाँ से बी कैसे निकालोगे? 54 इधर करो, बट्टे में यहाँ गुना में 54 जो है यहाँ पे क्या है? गुना में है, बी के साथ गुना में है। आपको सिर्फ बी का वैल्यू चाहिए क्योंकि दूसरा संख्या यही है। तो 54 से जैसे ही इधर भागा दोगे, काटोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है मेरे भाई, अब सुन के हमारे बात, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो, इस दोनों संख्या का गुना करके कुछ ना कुछ तो आएगा। अरे कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये जो बराबर है, ये जो बराबर का सिंबल है, इसका मतलब 54 को किसी ना किसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा? इसके बराबर आ जाएगा। ये दोनों इस साइड और इस साइड बराबर हो जाएंगे। तो मैं आपको समझा दूं, देखो, इसका इकाई अंक क्या है? 2, इसका इकाई अंक क्या है? 7, तो 7 दूना 14, इकाई अंक पे क्या आएगा? 4 आएगा। तो इस साइड भी इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 4। देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, इकाई अंक पे 4 है। इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन लो। 6 लो, 6 को जब 4 से गुना करोगे, 6 चौका 24, तो इकाई अंक कितने आ जाएंगे? 4 तो आ जाएंगे, है ना? यहाँ 5 है, 5 को जैसे ही 4 से गुना करो, 5 चौका 20, इकाई अंक पे 0 आ गए। 9, 9 को 4 से गुना करोगे, इकाई अंक 9 छक्का 9 चौका सॉरी 9 चौका 36, इकाई अंक पे कितने आ रहे हैं? 6, है ना? यहाँ 1 है, 1 को 4 से गुना करोगे, इकाई अंक पे कितना होगा? 1 गुना 4 कितना आएगा? 4। ठीक है, तो मेरा बात, मेरे भाई एक बात सुनो, अब खुद बताओ आप कि आप 162 और 27 को जैसे ही गुना करके आप अंदाजा करो कि कितने बड़े नंबर होंगे। तो 54 को आप 36 से गुना करोगे या 81 से गुना करोगे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 36 से जैसे ही आप 54 को गुना करो तो छोटा नंबर आएगा। इसका मतलब मुझे लग रहा है 81 से गुना करने पर लगभग लगभग हम इसके करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? 81 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेसिक से जाना है तो आपको देखो 162 इंटू 27 आ चुका था, नीचे में कितना था? 81 था, है ना? हम काट के दिखा देते हैं आपको। 9 तिया 27, 9 नमा 81, 9 से काटो, 9 एका 9, है ना? तो कितना हो जाएगा? 9 एका 9, तो कितना बजे? 7 बजेगा, 7 पर 2 72, है ना? 9 अट्ठा 72, देखो 18, 18 तिया, एक मिनट भाई, 9 तिया 27, 18 तिया 54। एक मिनट मेरे दोस्त, वेट करेंगे मेरे भाई, है ना? इस क्वेश्चन में आप एक मिनट वेट करेंगे, है ना? एक मिनट, इसे मैं पहले रफ कर दूं, है ना? मुझे कुछ लग रहा है कि ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है ना, तो मैं एक बार इसे पहले रफ कर दूं, है ना? उसके बाद फिर से मैं इसे आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे, है ना? अभी देखिए ना, मैं दिखाता हूँ आपको, है ना? तो ठीक है, चलो, एलसीएम क्या होता है? ए और बी, ए और बी। आपको एक संख्या दे रखा है 54 इंटू बी बराबर, एलसीएम कितना दे रखा है आपको? एलसीएम 162 और एफसीएफ 27 दे रखा है। आपको एक संख्या बी चाहिए, तो बी कैसे निकालोगे? 162 इंटू 27 बट्टा 54, है ना? 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 छाका 54, 9 छाका 54, 6 से काटोगे, 6 दूना 12, 4 बजे 6 सत्ता 42, 27 तिया कितने आ रहे हैं मेरे भाई? 81 ही तो आ रहे हैं, है ना? ठीक है, तो पिछला जो मेरा तरीका था वो सही था, है ना? पिछला जो तरीका था मेरा वो सही था। तो एक बार मैं फिर से उसे क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, आप खुद देखो कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका जो है, अब देखो मैं यही कह रहा था, 54 इंटू बी बराबर 162 इंटू 27, यही ना? देखो इकाई यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 7, तो इकाई अंक पे क्या है? 7 दूना 14 है, तो इकाई अंक पे कितना आ गया? 4 आ गए, इकाई अंक पे कितना आ गया? 4 आ गए। तो अब देखो इस साइड की जो संख्या है, इस 54 को किससे गुना करेंगे कि इकाई अंक पे 4 आएगा? तो पहले सोचोगे सर 36 दे देते हैं, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4, 6 चौको 24, तो इकाई अंक पे 4 आ सकता है। यहाँ पे 5 डालो, मतलब 45 डालोगे, तो 5 चौका, यहाँ पे 45 डालोगे, 5 और 4 20 होगा, 5 का 20 होगा, तो इकाई अंक पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 डालोगे यहाँ पे, तो 9 चौका 36, इकाई अंक पे 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 81 डालोगे, है ना? 81 जैसे डालोगे तो 1 गुना 4, 1 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4। आप खुद सोच के देखो, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है इकाई के हिसाब से, है कि नहीं? लेकिन आप देखो कि 36 जैसे ही डालोगे, आप जैसे ही 36 डालोगे तो क्या होगा? 36 डालने से ये होगा कि 36 डालने से ये होगा, 1 मिनट मेरे दोस्त रुकेंगे।
हाँ, ठीक है मेरे भाई। सॉरी वेट कराने के लिए, ठीक है? तो आपको लगेगा कि सर मैं 36 54 को जैसे ही 36 से गुना करूँगा लगभग-लगभग इतने बड़ी संख्या का जो गुना है, उसके करीब नहीं पहुँच सकते। इसीलिए 81 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे, पर इस तरीके में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये संख्या का आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ मौसा मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ आपको पता है सब वो सबसे बड़ा संख्या जो तीनों को काट दे। तो 3 से भागा दोगे, ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। कटेगा 5 से ना ये तो कटेगा पर ये दोनों नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 से काटो, 7 से ये ना कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, बस ये कट रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 2 से ये कट रहा है और कोई नहीं कटा, इसका मतलब इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, कैसे करते हैं आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे हमारी बातों को। ठीक है, चलो आभाज्य गुणनखंड हम आपको बता चुके हैं। आभाज्य गुणनखंड क्या होगा पूछा, 96। आपको कितने फास्ट आप तोड़ पा रहे हो वही सबसे बड़ी है। तो 16 के पहाड़ा में 16, 16 का 16 16 32 16 आधे 16 को 14 15 16 छक्का 96। 16 को आप क्या लिख सकते हो भाई, मेरे 2 का पावर 4 लिख सकते हो। 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 होता है ना, तो 2 का पावर 4 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, मतलब 2 का पावर 1 3 का पावर 1। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या है 4 है, 2 का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1। जो ऑप्शन है वही आंसर होगा। 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 3, सॉरी 3 का पावर 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस स्पीड के साथ करने हैं ना कि बेसिक 196 ऐसे लिखे और गुणनखंड करना आप स्टार्ट किए, ये गलत तरीका है मेरे भाई, है ना? मैंने आपको एक बार बेसिक बता दिया, फास्ट में करने हैं, ठीक है? लिखा है 6 8 22 का लॉसो और मौसा ज्ञात करें। लॉसो और मौसा का अनुपात ज्ञात करें। एलसीएम क्या हो, बेसिक तरीका से बनाओ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है? इसका एलसीएम क्या होगा, है ना? 8 6 8 और 22 का, और इसका जो है मौसो क्या होगा, ठीक है मेरे भाई? अब मैं समझा 6 8 और 22 अपना तरीका मैं समझाता हूँ। लघुत्तम आपको आता है लेकिन मैं अपना तरीका समझाता हूँ। एलसीएम आपको क्या करना है, एलसीएम मान लेना है 22 होगा, सबसे बड़ा जो अक्षर है वही मेरा एलसीएम होगा, ठीक है? अगर ये एलसीएम है तो आपको पता होगा एलसीएम क्या होता है, संख्या को काट देता है। एलसीएम क्या है, सॉरी, एलसीएम जो होता है संख्या से कट जाता है, संख्या से कट जाता है। देखो 22 से तो कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है मेरे भाई? क्योंकि क्योंकि 8 जो होते हैं, 8 जो होते हैं मेरे भाई, वो क्या होते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 हम लिख सकते हैं इसे। तो देखो सर 1 2 से 11 बार में कट जाएगा, लेकिन 2 दूना 4 जो है, जो इसके पास 4 है नहीं, इसलिए नहीं कट रहा है। तो 4 हम इसे और दे देते हैं, ठीक है? अब तो कट जाएगा। अब 6 का बार है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। देखो 2 से तो कट जाएगा, 4 काट दो या 22 को काट दो, 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कट पाएगा। क्यों नहीं कट पाएगा? क्योंकि इसके पास 3 है नहीं, इसके पास 3 दे दो। ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया 22 गुना 4 गुना 3, ठीक है? और एचसीएफ क्या होता है, वह सबसे बड़ा अक्षर जो क्या करे, संख्या को काट दे। तो आप कहोगे सर 2 से ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, और कोई बड़ा अक्षर नहीं है जिसे तीनों करता है। इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा। 2 से काटो, 2 दूना 4, सबको गुना करना है, 3 दूना 6, है ना? 3 दूना 6, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, है ना? 6 दूना 12 का 1 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 132 बटा 1, तो क्या हो जाएगा 132 अनुपात 1, है ना? 132 अनुपात 1, तो इज द राइट आंसर। इससे आसान तरीका मेरे भाई नहीं होगा, तो यही अप्रोच लगाना। आपने ये अप्रोच से कभी क्वेश्चंस नहीं किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है? शिक्षक बहुत सारे हैं, सब आदरणीय हैं, सबसे मैं सीखता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है? उसके बाद मैं कुछ अपना यूनिक लाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त? आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। प्लीज आप इसे पूरी कंटिन्यू करना, मैं आपके टिल एग्जाम तक आपके साथ दूंगा, ठीक है? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है वो ध्यान देंगे आप। अगला मेरा क्वेश्चन है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? आप खुद बताओ, एक बताया था या नहीं बताया था? अब याद नहीं है तो मैं बताता हूँ, 2 और 3 ले लेते हैं ना। 2 एकान 2, 1 बच गया, इसमें 2 डाल देते हैं, 1 दूना 2, कट गया, यही मेरा एचसीएफ है। कुछ भी ले लो, 5 और 6 ले लो। एक बार में पढ़े 5, 1 आया, फिर इसमें 5 डालो, 1 पंचा 5 कट गया, ये एक मेरा एचसीएफ आ गया, नहीं आ गया? मैं पीछे भी आपको बताया था, यहाँ पर भी मैं बता दिया आपको फिर से। अगला अगला क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर। ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉस मतलब एलसीएम याद करो। एलसीएम हमने क्या बताया था कि ए इंटू बी होता है, हमने पीछे बताया था आपको, है ना? एक्सप्लेन किया था क्यों होता है ना। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो आप याद रखेंगे मेरे भाई, अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत सारी परिमेय संख्याएं के बीच अनंत परिमेय, मतलब दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। मैं किसी दिन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों होते हैं ना। अभी के लिए आप याद रखोगे इसे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या मैं पहले भी बता चुका था, फिर बताता हूँ। अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जो संख्या एक और खुद के सिवा किसी और से ना कटे। एक परिभाषा आप ये कह सकते हो, दूसरा ये कह सकते हो जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ठीक है? देखो दो दो किसे करते हैं, एक और दो से तीन किसे करते हैं, एक और तीन से पांच, एक और पांच से सात, एक और सात से 11, एक और 11 से 13 किसे करते हैं, एक और 13 से 17 किसे करते हैं, एक और 17 से 19, एक और 19 से 23, एक और 23 से 19, सॉरी 29, एक और 29 से 31, एक और 29 से, ठीक है? सबसे छोटा आभाज्य संख्या क्या है, तो क्या कहोगे आप? दो कहोगे, है ना? और सबसे बड़ा क्या कहोगे, नहीं पता, अनंत कहोगे, ठीक है? भाज्य संख्या पूछूं तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं मेरे भाई? चार से स्टार्ट होते हैं, है ना? क्योंकि दो भी आवाज है, तीन भी आवाज है, तो चार क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है? क्योंकि ये एक से भी करता है, दो से भी करता है, चार से भी करता है, तो दो से अधिक क्या है इसके? गुणनखंड है, ठीक है?
मेरे भाई समझ गए? आभास संख्या और भाज्य संख्या समझ गए होंगे आप, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा आभाज्य संख्या है? अब देखो 27, 27 जो है 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 27 से भी कटता है। इसके ये तो नहीं हो सकता, ये तो अभाज्य संख्या है। 35, 35 जैसे आप देखो 35 5 और 7 जैसे 5 से कटता है, 7 से कटता है, 1 से कटता है, तो ये भी नहीं हो सकता। 13, 13 क्या होगा? आभाज्य संख्या, क्योंकि और 1 और 13 से कटता है, ठीक है? 56 के बारे में और सोच सकते हो आप, ठीक है? अब हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है सहआभाज्य संख्याओं का मौजूद कितना होगा? बताओ सहआभाज्य संख्या का मैंने पिछले ही बताया था। सहआभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिस दो संख्या का एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो मेरे भाई? एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? सहआभाज्य संख्या। उसका एचसीएफ क्या होता है? हमेशा एक होता है, ठीक है? अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा 17 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है, तो उनका मौसौ मतलब एचसीएफ इतना है, तो लॉसा ज्ञात करें। आपको खुद पता है दो संख्याओं का गुणनफल सर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको एग्जाम में नहीं निकला, डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है? इसका गुणनफल, इस दोनों का गुना करके आप दे रखा है, ठीक है? एलसीएम आपको कितना दे रखा है? 19 है ना? सॉरी, एचसीएफ दे रखा है 19, है ना मेरे भाई? एक मिनट, आपको ऐसे आपको क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है ना? आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है, एक मिनट रुक जाएंगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ, क्योंकि आप परेशान हो गए, है कि नहीं? मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट। हाँ, आप बताओ, आपको पूछा रहा है एलसीएम आप निकालो, आपको एचसीएफ दे रखा है मेरे भाई कितना है? 19 दे रखा है। आप खुद बताओ, ये जो गुना करके इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये 19 को जब हम इस यहाँ पे जो कुछ भी होगा अक्षर, इसमें से इसी में से कोई ना कोई एक आंसर होगा कि नहीं होगा? इसी में से होगा ना? तो मैं कहने का मतलब इसी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। तो मान लिया जाए मैं अगर यहाँ पर 38 रख दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं 38 रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है मेरे भाई? 6 है। देखो, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 9 है, तो 9 8 72, तो इकाई अंक पे 2 होना चाहिए। सुनो मेरा भाई, इकाई अंक पे आपको 6 लाना है, इकाई अंक पे क्या लाना है? 6 लाना है, लेकिन आप जब इसको इसको गुना करते हो तो इकाई अंक पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं 57। अगर 57 डालते हो, 57 डालते हो, इकाई अंक पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 7 63, इकाई अंक पे 3 आ रहा है, लेकिन आपको कितना आना चाहिए? 6 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है? अब 114 का चर्चा करते हैं, है ना? जैसे आप 114 लिखोगे तो इसके इकाई अंक में कितना है? 4 है, इसके इकाई में कितना है? 9, 9 चौका 36, इकाई अंक में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यही मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन मेरे भाई एक बात मैं बता दूं आपकी सुविधा के लिए, अगर किसी भी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दे रखा है, तो एक बार आप रुकोगे, है ना? एक बार आप इसे क्या करोगे? गुना करके चेक कर दोगे कि सही में 2166 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ये आंसर ना हो, इनमें से कोई नहीं वाला आंसर हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर सीधा राइट आंसर ही होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है, ठीक है? आप भी इसी अप्रोच के साथ मेरे भाई आप बनाओगे, ठीक है? अगर नहीं बनाओगे तो फिर वही होगा, एग्जाम में टाइम देना बैठ के, ठीक है? आपसे पूछा जा रहा है यदि ए का वैल्यू दे रखा है आपको इतना, है ना? बी का वैल्यू दे रखा है इतना, तब क्या पता लॉस होगा, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है? तो मैं बता दूं क्या करते हैं, अब मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या करते हैं, ठीक है? सुनो, ए बराबर 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 का पावर 4 5 इंटू 7। देखो एलसीएम, एलसीएम मैं बताता हूँ, ये जो है ना, ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ये निकाल पा रहे हैं, ठीक है? मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होते हैं, ठीक है? एलसीएम में क्या करना है? सबसे बड़े पावर वाले लेने हैं, देखो जो दोनों में है और सबसे बड़े पावर वाले हैं, ठीक है? देखो ये मेरा बात सुनोगे, एलसीएम में क्या करते हैं? जो बड़े पावर वाले हैं उसे लेना है और कोई भी अक्षर छोड़ना नहीं है, ये बात आप ध्यान दोगे। यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, तो क्या लेंगे हम? 2 का पावर में 4 लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? 3 अकेला है, इसमें तो 3 है ही नहीं, ठीक है? लेकिन फिर भी 3 को भी लेना है आपको, ठीक है? यहाँ पर 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब 5 को भी लेना है और 7 का 7 यहाँ पर है पर इसमें नहीं है, पर इस 7 को भी लेना है। पर गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है मेरे भाई? 2 का पावर 4 कितना होता है? 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, फिर 3 गुना 5 गुना 7, यही है ना आपके पास? अब गुना करो, ठीक है? क्या देखो, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 7 पंचा 35, इसी को गुना करना है, तो मैं गुना करके आपको साइड में दिखाता हूँ। 48 और 35 तरीका देखो, मैं कल ही बताया था, 8 पंचे 40 का जीरो हाथ में 4, ठीक है? पांचों का 20, अतरी का 24, 20 और 24 कितने होते हैं? 20 और 24 44, 4 हासिल था, 48 का 8 हाथ में 4, 4 दिया 12, 12 4 16, 16 से 80, मतलब डी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई? और अगर एचसीएफ आपसे पूछे, अगर मान लिया जाए इसी में आपसे मैं पूछ दूं कि आप एचसीएफ बताओ, एचसीएफ में क्या होता है? जो दोनों में है और छोटा पावर वाला है उसे लेना है, जो दोनों में है और छोटा पावर वाला है उसे लेना है। लेकिन एलसीएम में क्या है ना, जो दोनों में है बड़ा पावर वाला है वो लेना है, लेकिन कोई अक्षर छोड़ना भी नहीं है, इस बात को ध्यान दोगे, ठीक है? और एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में है छोटा पावर वाला है, ठीक है? यहाँ पे 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 4 है, तो क्या सॉरी 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 3 लेंगे। और इसमें क्या लेंगे? देखो 5 दोनों में है तो 5 का पावर हम 1 लेंगे, तो 2 का पावर 3 कितना? 2 दूना 4 दूना 8, 5 का पावर 1 कितना होता है? 5, गुणा करके कितना होगा? 40 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा मेरा 40 और एलसीएम हमने गुना करके आपको बता दिया 1680 होगा, ठीक है? अब हम चलते हैं मेरे भाई अगली स्लाइड पे, ठीक है? आपको मैं अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसा और मौसा समझाता हूँ हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है? इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करो, 12 को इसी ऐसे करते हैं, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 से 3 एका 3, यही करोगे तो ठीक है। अब 18 का करोगे तो कैसे करोगे? 18 लिखोगे, 18 को ऐसे करोगे, 2 नम्मा 18, 3 तिया
9, फिर 3 से करोगे, 3 एका 3, यही करोगे, ठीक है। फिर क्या है, देखो 12 को आपको हमने पिछली बार अभाज्य गुणनखंड पीछे स्लाइड में कहीं पे बता चुका हूँ, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, इसे लिखते हैं हम 2 का पावर 2। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 का पावर 1, ठीक है। इस 18 को हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई, 18 को हम लिखेंगे, 18 को लिखेंगे सर 2 1 बार है तो 2 का पावर में 1, और 3 2 बार है तो 3 का पावर में 2, ठीक है। अगर आपको एलसीएम इसका, अगर आपको एलसीएम लिखना है तो एलसीएम हमने क्या बताया था कि जो दोनों में है और बड़ा पावर है उसे लेना है। तो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, तो कितना लेंगे हम, 2 का पावर 1 लेंगे, सॉरी 2 लेंगे ना, बड़ा पावर 2 है। 3 इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 का पावर हम कितना लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। और कोई अक्षर है नहीं तो और नहीं लेना है, ठीक है। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, 3 का पावर 2 कितना होता है, 9, तो कितना होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एचसीएफ का बताता हूँ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में है और छोटा पावर है वो लेना है। देखो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो क्या लेंगे हम, 2 का पावर 1 वाला लेंगे। 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, तो यहाँ क्या लेंगे, 3 का पावर 1 लेंगे। 2 का पावर 1 कितना होता है, 2, 2 का पावर 3 कितना होता है, 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 3 दूना कितना क्या हो जाएगा मेरा भाई, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ मेरा 6 हो जाएगा, एलसीएम मेरा 36 हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, 36 को सेम इसी प्रकार इसी तरीके से आप करोगे, ठीक है। लेकिन 36 को मैं डायरेक्ट होता, 36 को क्या, 36 को क्या कैसे हम तोड़ सकते हैं, 9 चौका 36, 9 चौका 36, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 है ना। 36 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, 84, 84 को हम क्या लिखते हैं मेरे भाई, 21 चौका 84 होता है ना, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 84 को देखो, 4 को हम लिख सकते हैं मेरे भाई 2 का पावर 2, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1, है ना, क्योंकि 3 7 21 ही होते हैं ना, 3 का पावर 1 3 ही होगा, 7 का पावर 1 7 ही होगा। अब मान लिया जाए मैं दोस्त इसका इसका मैं एलसीएम पूछूं आपसे, तो क्या कहोगे, सर जो दोनों में है बड़ा पावर है उसे लेना है। तो 2 का पावर 2 इसमें है, 2 का पावर 2 इसमें भी सेम ही है, तो इसी ले लेंगे 2 का पावर 2। यहाँ पे 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, तो क्या लेंगे, 3 का पावर 2 वाला लेंगे, ठीक है। लेकिन 7 का पावर 1 को भी लेना है, हमने पीछे बताया था, एलसीएम में किसी को भी नहीं छोड़ना, और जो दोनों में है उसका अधिकतम पावर लेना है। तो क्या क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9, 7 का पावर 1 7, 9 चौका 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 7 छक्का 42 के 2 हाथ में 4, 7 या 21 4, 21 4 25, तो 552। अभी इसका एचसीएफ, इसका हम एचसीएफ का चर्चा करते हैं। एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका एचसीएफ क्या होगा वो ध्यान दो। एचसीएफ होगा जो दोनों में है और छोटा पावर है, तो 2 का पावर 2 दोनों में है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 ले लेंगे। 7 को नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता है एचसीएफ में जो दोनों में होता है छोटा पावर उसे लेते हैं। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, 3 का पावर 1 3, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ मेरा 12 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इससे आसान तरीका नहीं होता, आप यकीन मानो इसे ही करो, ठीक है, बेस्ट है। हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है ये जो संख्या लिखा है 2.13 फलना, जो भी कुछ लिखा हुआ है वो क्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, और परिमेय है, इनमें से कोई नहीं। पर कुछ पॉइंट देखो पहले, शांत, कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो वो क्या होता है, हमेशा शांत होते हैं, ठीक है। और ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या है तो वो हमेशा क्या होता है, शांत होता है। कोई भी परिमेय संख्या वो हमेशा क्या होता है, शांत होता है। और आवर्ती, अशांत आवर्ती होते हैं वो परिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक है। और अशांत अनावर्ती क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। लेकिन मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे आपको याद होगा, जैसे हमने 5 में 2 से भागा दिया था तो 2.5 आया था पिछली क्लास, आप याद करो, भागा देखो देखो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लिया जाए अब 1 में 3 से भागा दोगे तो 0.333 आते हैं ना, तो हम 0.3333 आते हैं, तो हम क्या कर देते, 0.3 के ऊपर बार दे देते, ठीक है। आपको पता होगा हमने क्या बताया था, संख्या परिमेय संख्या जो होते हैं, परिमेय संख्या जो होते हैं वो क्या होंगे, वो होंगे या तो परिमेय संख्या कोई है, कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, तो या क्या हो सकते हैं, वो तो शांत हो सकते हैं, या वो शांत हो सकते हैं, अशांत हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अशांत हो सकते हैं, ठीक है। अभी शांत के बारे में और अशांत के बारे में हम और धीरे धीरे आपको हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी लेकिन अभी के लिए आप सुनो, ठीक है। कोई भी चीज अगर मैं समझाता हूँ आपको, अगर कोई भी पूरा पूरा देखो पूरा पूरा फिक्स हो गया, 2.5 बार में कट गया, इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा है शांत, ये मेरा क्या है, शांत, ठीक है। और ये जो बार वाला जैसे आता है ना, उसे भी हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं, उसे भी क्या कहते हैं हम मेरे भाई, उसे भी हम शांत कहते हैं, ठीक है, उसे भी हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो संख्या है, ये संख्या, ये बार हमने क्यों दिया, क्योंकि ये 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, लेकिन 2 के बाद 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3, मतलब अलग अलग आ रहे हैं, है ना। इस टाइप की संख्या को हम कहते हैं अनावर्ती, क्या कहते हैं, अनावर्ती। और इस टाइप की संख्या को हम कहते हैं आवर्ती, है ना, आवर्ती संख्या, ठीक है। इस टाइप की संख्या को हम कहते हैं आवर्ती संख्या, और इस टाइप की संख्या को कहते हैं हम अनावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या जो होते हैं वो क्या होते हैं, अशांत होते हैं, और आवर्ती संख्या जो होते हैं वो क्या होते हैं, शांत होते हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। कभी भी आपको p बट्टा q के रूप में संख्या है, मतलब कोई भी परिमेय संख्या है, तो नीचे वाला जो अक्षर है इसको क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है। अगर 2 आ जाए या 5 आ जाए, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 2 का पावर कुछ भी और 5 के पावर में कुछ भी आ जाएगा तो हम उसे शांत कहेंगे, और इसके सिवा कुछ और आ जाएगा तो उसे हम क्या कह देंगे, जैसे 7 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आ गया तो उसे हम अशांत कह देंगे। आपको मैं उम्मीद करता हूँ शांत अशांत अच्छे से समझा
पाए होंगे। आपको हम अगली जब क्लास आएगी, कल जो क्लास आएगी उसमें हम और डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 और 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा, ठीक है। 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल, वर्गमूल आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल सिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। 2 से दोगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से दोगे 16 बार में जाएगा, फिर 2 से दोगे 8 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में जाएगा, है ना? सॉरी, 2 से 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में जाएगा, ठीक है? देखो 64 घनमूल को भी मैं समझा देता हूँ। घनमूल 64, फिर इसमें सेम काम करोगे, सेम, मैं इसे छोड़ दो, मैं इसी में समझा देता हूँ आपको, ठीक है? वर्गमूल जो होते हैं, वर्गमूल का साइन ऐसे होता है ना? तो वर्गमूल जो होते हैं, वर्गमूल में क्या होते हैं? पूरा लिखूं, 1 2 3 4 5 6, कितना है? 6 बार है। कितने बार है? 6 बार है, ठीक है? तो मैं 6 बार लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। देखो वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल में कितने लगते हैं? दो दो का जोड़ा लगते हैं, दो दो का जोड़ा, इसमें दो जोड़ा हो गया, इसमें दो जोड़ा हो गया, इसमें दो जोड़ा हो गया, ठीक है। तो एक जोड़ा को बाहर निकाल लिए, एक जोड़ा में से दो निकाल लिए, इसमें से दो निकाल लिए, इसमें से दो निकाल लिए, ठीक है। तो कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। वर्गमूल 8 हो गया। अब मैं घनमूल का बात करता हूँ। घनमूल यहाँ पे 3 लिखा रहता है, ठीक है। 6 बार तो है ही, 1 2 3 4 5 और 6, तीन तीन का जोड़ा लगाते हैं, एक सॉरी तीन, तीन का जोड़ा यहाँ लग गया, तीन का जोड़ा यहाँ लग गया, इसमें से हम एक दो निकालेंगे, इसमें से हम एक दो निकालेंगे, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि वर्गमूल, वर्गमूल 8 आया और घनमूल 4 आया, भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 दूना 8, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो वी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई इस बातों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए और बी का एलसीएम 36 है तथा एचसीएफ 2 है, तो दो संख्या दो संख्याओं ए और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है, तो आपका ए का मान पूछा है। ए आपको पता है, दो संख्या का गुणनफल जो होता है क्या होता है मेरे भाई? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। आपको ए तो ऐसे ही रखा है, लेकिन दूसरी संख्या आपको 18 दे रखा है, ठीक है। इसका एलसीएम 36 है, एलसीएम कितना है? 36 है, और एचसीएफ कितना है मेरे भाई? 2 है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब कैसे भी कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, सोच के देखो, जैसे भी करना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है ना? इकाई अंक 2 है, 6 दूना 12, इकाई अंक पे कितना आ गया? 2। यहाँ पे 18 है, इसमें से क्या लेंगे कि इकाई अंक पे 2 आ जाएगा? तो अगर मान लीजिए आपने 2 सोचा, तो क्या हो जाएगा? अगर आपने 2 सोचा तो 18 दूना 36, इकाई अंक पे 6 होगा, ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो अगर आपको, फिर आप क्या डालोगे? 3 डालोगे। क्या डालोगे आप? 3 डालोगे, ठीक है। अगर आप जैसे ही आप 3 डालोगे, जैसे ये ऑप्शन 3 डालोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे? 3 डालोगे। 3 को 18 से गुना करोगे, अतरी का 24, इकाई अंक पे 4 आ जाएगा, लेकिन आपको लाना है 2, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 4 डाल के देखो, 4 जैसे ही डालोगे, यहाँ पे इकाई अंक पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 8 है ना? 8 चौका 32, इकाई अंक पे 2 आ रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है उस पे आप ध्यान दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है, 5 15 20 का लौसौ और मौसौ का क्या होगा? अनुपात ज्ञात करें। लौसौ आपको याद होगा, हमने लौसौ में क्या बताया था? लौसौ सबसे बड़ा अक्षर मान लो 20, अगर 20 एलसीएम है तो 20 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, और इस 5 से भी कटेगा। देखो 20 से तो कट रहा है, इस 5 से भी तो कट रहा है 20, लेकिन 15 से नहीं कट पा रहा है। क्यों नहीं कट पा रहा है? क्योंकि 15 जो होते हैं 3 गुना 5 होते हैं, 5 से तो ये 20 कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट पा रहा है ये 20। क्यों? क्योंकि इस 20 के पास 3 नहीं है, तो आपने क्या करना है? 3 देना है, ठीक है। आप एलसीएम हो गया मेरा, यही एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा? देखो, एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ा अक्षर जो तीनों को काटे। 5 15 और 20 किससे कटता है? तो कहोगे सर 5 के पहाड़ा में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मतलब 5 जो है इसका क्या होगा? गुणनखंड हो गया, सबसे बड़ा गुणनखंड हो गया, है कि नहीं? तो एचसीएफ 5 हो जाएगा। आपसे कह रहा है क्या करना है? अनुपात, तो अनुपात में तो बट्टे करो, 5 चौका 20, 4 तिया 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1, है ना? 12 अनुपात 1, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसके दो गुणनखंड होते हैं, मतलब जो एक और खुद से करते हैं, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब पहला ही ऑप्शन है 29, आपको खुद पता होगा 29 एक और 29 के पहाड़ा में आता है और किसी में नहीं आता, इसलिए इसका क्या होगा? 29 ही अभाज्य संख्या हो जाएंगे, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, यदि 65 और 117 का मौसौ मतलब महत्तम एचसीएफ इतना है, तो एचसीएफ इतना है, तो के रूप का है, तो एम का मान क्या है? सुनो, सबसे पहले 65 और इसका एचसीएफ निकालो, तो आप खुद बताओगे कि अब जिस तरीके से आप एचसीएफ निकालो तो निकालो, तो मैं आपको जो सिखाया वही सिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा अक्षर है जो 65 को भी काटता है और 117 को काटता है, ठीक है। आप कहोगे सर 13, 13 पंचा 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ता 13 अट्ठा 13 नम्मा 117, है ना? मतलब सबसे बड़ा अक्षर 13 है, इसका मतलब एचसीएफ मेरा कितना हो गया? 13। एचसीएफ मेरा हो गया 13, लेकिन आपको क्या रहा है? एचसीएफ कितना है? 65 एम माइनस 117, ठीक है। आपको एम का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले 117 को इधर करो, तो 117 इधर माइनस में है, राइट साइड में माइनस है, इधर करोगे प्लस में आ जाएगा। तो 117 में जैसे ही आप क्या करोगे? 117 में जैसे ही आप 13 जोड़ोगे तो आ जाएगा 130 बराबर 65 एम। आपको सिर्फ एम चाहिए, आपको सिर्फ एम चाहिए, तो 65 को क्या करो? 65 इधर गुना में है, इधर भागा में आ जाएगा ना, तो 130 बट्टा 65 काटोगे, 35 65 गुना 130, तो क्या हो जाएगा? एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 20 द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई।
अब हम अपनी आखिरी क्वेश्चंस पे हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई? 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होते हैं ना? 2 होते हैं, कह रहा है 2 होते हैं। का मौसम मतलब एचसीएफ, तो 2 और 4 का एचसीएफ निकालो। तो 2 से 4 से 2 और 4 में 2 क्या होगा? 2 दूना 4, यही मेरा एचसीएफ हो गया। बी इज द राइट आंसर। मतलब मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ, आपने मैं उम्मीद करता हूँ ये अप्रोच से कभी आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास वर्थ इट लगते होंगे, आपको हमारी बातें समझ में आती होगी। इस अप्रोच के साथ मैं आपको पूरी मैथ्स करवाऊँगा, ठीक है? टिल एग्ज़ाम तक हम आपके साथ टिल एग्ज़ाम तक आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। एक-एक कॉन्सेप्ट की बारीकी से हम समझाएँगे। मिनिमम हमने 10 क्वेश्चन्स बोला, आपके आधे घंटे के आसपास मैं टाइम लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। पर डे आप प्रैक्टिस करो पिछली क्लास का, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? तो आज के लिए धन्यवाद, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं हम कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय-बाय।